Hello, welcome to Advisor. Today we will going to solve some MCQs of ecology. And here's the question number one. Ecology is the study of the relationship between. It's a study of relationship between एक organism और उसके environment. कैसे? Ecology word का मतलब समझते हैं. Ecology. Eco का मतलब होता है environment. Eco का मतलब है environment. And logy का मतलब होता है to study. क्या है मतलब इसका टू स्टडी सो इट इज बेसिकली इट इज अ स्टडी ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द एनवायरनमेंट। अब ये एनवायरनमेंट में आपके दोनों चीज़ें आ जाती हैं, एबायोटिक फैक्टर्स भी आते हैं इसमें और बायोटिक फैक्टर्स भी आते हैं। एबायोटिक फैक्टर्स वो होते हैं जिसमें हमारे सारे नॉन लिविंग थिंग्स आ जाएंगे। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग जैसे कि एयर वाटर सॉइल ये सब आपके नॉन लिविंग है। बायोटिक जिसमें आपके लिविंग थिंग्स आ जाएंगे। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म कह सकते हो आप। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच का एक जो कड़ी है दैट इज इकोलॉजी। ठीक है, जिसको जिसको हम ओवरऑल करके पढ़ते हैं दैट इज इकोलॉजी। ठीक है, ये जो इकोलॉजी है इस इस टर्म को किसने दिया, इस टर्म को कॉइन किसने किया है? दिस टर्म इज कॉइन्ड बाय अर्नस्ट हैकेल। कई बार एग्जाम्स में ये भी क्वेश्चन पूछता है, अर्नस्ट हैकेल। ठीक है, अर्नस्ट हैकेल एक साइंटिस्ट है जिन्होंने 1834 के अप्रॉक्स इन्होंने इकोलॉजी टर्म को डिस्क्राइब किया। अब इकोलॉजी जो है ये आया कहाँ से शब्द? ये आया है ग्रीक, ये ग्रीक शब्द है। ठीक है, ग्रीक शब्द का नाम है ओइकोस। ठीक है, ओइकोस का मतलब होता है एनवायरनमेंट और कॉज का मतलब होता है एनवायरनमेंट, जिसमें हम एनवायरनमेंट की स्टडी करें। तो इसीलिए ये टर्म बना है इकोलॉजी। ये टर्म किसने बनाया? अर्नस्ट हैकेल साहब ने। ठीक है, ये सारी चीजें हैं आपके क्वेश्चन नंबर वन में जिसका आंसर हो जाएगा ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट। नाउ द क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द टर्म इकोसिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय। इकोलॉजी प्रपोज किया है आपके अर्नस्ट हैकेल ने और इकोसिस्टम को दिस टर्म इज बीइंग प्रपोज्ड बाय टेंसले। ठीक है, अब यहाँ पे एक और वर्ड है डी आर स्टोडर्ट। ये जो डी आर स्टोडर्ट हैं इन्होंने कोरल रीफ नोन फॉर स्टडी ऑफ कोरल रीफ्स। ठीक, कोरल रीफ की स्टडी इन्होंने की थी। अब ये जो इकोसिस्टम वर्ड है, इकोसिस्टम वर्ड को समझते हैं। इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम बेसिकली बहुत ही इजी में अगर देखें तो कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अलोंग विद नॉन लिविंग। यानी कि आप जैसे आप नॉर्मल हम ह्यूमंस देख लीजिए। ठीक है, हम ह्यूमन के आसपास आपको एयर भी मिलेगा, आपको वाटर भी मिल रही है, आपको सॉइल भी मिल रहा है। तो बेसिकली ह्यूमन क्या है? ये बायोटिक फैक्टर्स है। ठीक है, और ये जो है ये एबायोटिक है। तो बायोटिक और एबायोटिक का ये जो कम्युनिटी बन रही है दैट इज इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम जो है वो ओपन सिस्टम लेवल है। ठीक है, ओपन सिस्टम है। ओपन सिस्टम का मतलब होता है इकोसिस्टम को आप ऐसे समझिए, ये मान लीजिए इकोसिस्टम है या पॉपुलेशन जैसे हम बोलते हैं। तो इस इकोसिस्टम में कई चीज़ें इनफ्लक्स भी होती हैं और कई चीज़ें इसमें से लॉस भी होती हैं। ठीक है, जैसे कई चीज़ें लॉस भी हो रही है, जैसे इकोसिस्टम में रिसोर्स है। ठीक है, कई रिसोर्स हमें एक्स्ट्रा भी मिलते हैं, कई लिविंग ऑर्गेनिज्म हमें एक्स्ट्रा भी मिलते जाते हैं और कई कई धीरे धीरे जो है वो डिमिनिश यानी कि खत्म भी होते जाते हैं, एक्सटिंक्ट होते जाते हैं। तो इकोसिस्टम जो है ओपन सिस्टम है, कोई भी आ रहा है और फिर जा रहा है। क्लोज्ड सिस्टम नहीं है, यानी कि एक जो लेवल है मेंटेन्ड नहीं है। ठीक है, लेवल अप एंड डाउन होता चला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो इकोसिस्टम में जो मैंने बताया कि यहाँ पे आपको एबायोटिक फैक्टर्स और जो बायोटिक फैक्टर है उन दोनों के बीच की कड़ी है। जैसे आपका इकोलॉजी है ना, वो उसमें ऑर्गेनिज्म भी आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों के बीच का कड़ी तो बेसिकली ये क्या है? ये लिंक्ड है। एबायोटिक और बायोटिक जो लिंक्ड है, किससे लिंक्ड है? लिंक्ड बाय न्यूट्रिएंट साइकिल। न्यूट्रिएंट साइकिल कह लीजिए या बायोजियोकेमिकल साइकिल कह लीजिए, जैसे कि नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, ये सब आपके न्यूट्रिएंट साइकिल ही कहलाते हैं। और इसके साथ साथ एनर्जी फ्लो, इसके साथ साथ एनर्जी फ्लो। अब एनर्जी फ्लो क्या? 10% लॉ आप जानते हो, 10% लॉ। ठीक है, ये 10% लॉ क्या है कि जैसे सनलाइट है, सनलाइट से 1000 जूल प्लांट ने लिया, फिर उस 1000 जूल में से सिर्फ 100 जूल जो है प्लांट को अपने अपने अंदर स्टोर कर पाता है। अब प्लांट को किसी डियर ने खाया तो उस 100 का भी 10% जो है डियर को मिलेगा, अप्रोक्सीमेटली 10 जूल। उस डियर को किसी टाइगर ने खाया तो उसको जो है 1 जूल मिला। बेसिकली क्या होगा, हर टाइम्स आपको जो है हर स्टेप में, ठीक है, एक आपको सन, ये सन है, सन से आपको जो है 10% ही अप्रॉक्स मिलेगा जो स्टोर होगा, बाकी सब लॉस हो जाएगा।
बाकी सब आपका लॉस हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ रेस्पायरेशन, इन द फॉर्म ऑफ एक्सक्रीशन, सब लॉस हो गया, ठीक है। सिर्फ 10% स्टोर हो गया, किसके अंदर, प्लांट के अंदर 10% स्टोर हो। इस प्लांट में अगेन 10% जो है इस प्लांट से आगे प्रोसीड होता है और बाकी जो है दोबारा से लॉस कर जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से एनर्जी लॉ भी चल रहा है, ठीक। तो बेसिकली क्या है आपका जो इकोसिस्टम क्या है, ये एक इकोसिस्टम, अगर आप धरती को बोलो तो धरती क्या है, धरती एक लार्ज इकोसिस्टम, हमारा जो धरती है अर्थ, इट्स अ लार्ज इकोसिस्टम। सो बेसिकली हम ये इस इकोसिस्टम का साइज जो है वेरी करता है। आप पॉन्ड इकोसिस्टम देख लीजिए, एक छोटा सा पॉन्ड इकोसिस्टम है, वहाँ भी आपको बहुत सारे ऐसे जीव मिलेंगे, बहुत सारे आपको प्लांट्स मिलेंगे, वहाँ पे आपको वाटर मिलेगा, सारी चीज़ों का कनेक्शन मिलेगा। और उसके साथ साथ आप ओशन में भी देख लीजिए, वहाँ भी ये सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन एक बड़े लेवल पे, ठीक है। दैट इज ऑल इकोसिस्टम। अब देखिए जो भी अभी इकोसिस्टम में बताया वो सारी चीजें, वही क्वेश्चन यहाँ यूपीपीसीएस में पूछा है 2014 में, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द इकोसिस्टम, कौन सी चीजें इकोसिस्टम के बारे में सही नहीं है, ठीक है। तो ए है, इट रिप्रेजेंट्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द फिजिकल एनवायरनमेंट इन एनी गिवन स्पेस टाइम यूनिट, सो दैट इज ट्रू। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है या उनका जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, अगर एक स्पेस में देखें, आप एक जगह पे देखें, तो क्या वो इकोसिस्टम कहलाएगा, यस वो इकोसिस्टम कहलाएगा, ठीक है। आप एक एक्वेटिक, जैसे इकोसिस्टम बहुत टाइप के होते हैं, नेचुरल इकोसिस्टम है, एक्वेटिक इकोसिस्टम है, आगे आपको पढ़ने को मिलेगा। तो अब एक्वेटिक इकोसिस्टम आप जो अपने घर में ही हम एक्वेटिक इकोसिस्टम रखते हैं, एक्वेरियम, ठीक है, एक तरीके का इकोसिस्टम है, उसके अंदर आपको सब चीजें मिल रही हैं, ठीक है। अगर हम उसको देखें तो एक पर्टिकुलर स्पेस पे आपको फिजिकल एनवायरनमेंट भी मिल रहा है, आपको वहाँ पे फिशेस भी मिलती हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलता है, तो बेसिकली कनेक्शन के साथ दोनों चीजें रहती हैं, ठीक है। तो दैट इज इकोसिस्टम, दिस इज ट्रू। सेकेंड, इट इज अ फंक्शनल यूनिट, सो यस इट इज अ फंक्शनल यूनिट। इकोसिस्टम जो है किसका फंक्शनल यूनिट है, हमारे इस बायोस्फीयर का, हमारे इस एनवायरनमेंट का एक फंक्शनल यूनिट है जिसमें सारी चीजें काम कर रही हैं, ठीक है। इनकी अपनी प्रोडक्टिविटी, इसके अंदर प्लांट्स हैं, इसके अंदर एनिमल्स हैं, सबकी अपनी प्रोडक्टिविटी होती है, तो यस है। इट इज अ क्लोज सिस्टम, नहीं, ये गलत क्यों है, क्योंकि ये जो आपका इकोसिस्टम है दिस इज अ ओपन सिस्टम, ठीक है। कैसा सिस्टम है, ओपन सिस्टम है। सो क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर हो जाएगा डी। Okay. Question number 4. Which of the following is not correct about the ecosystem? Again same question 2015 में, ठीक है। तो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ठीक है। ऑप्शन क्या है, इट कंप्राइजेस बोथ एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स। अगेन एंड अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग द सेम थिंग कि एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स दोनों हैं, ठीक है। एबायोटिक में आपके एयर, वाटर, सॉइल सब आ जाएंगे, बायोटिक में आपके वो फिशेज आ गए। अगर आप एक छोटा सा एग्जांपल समझिए किसका, एक्वेरियम का, इट्स आल्सो अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, ठीक है, एक्वेरियम आपका, तो उसमें ये दोनों ही चीजें, तो यस दिस इज ट्रू। सेकंड, इट हैज इट्स ओन प्रोडक्टिविटी, करेक्ट। इट इज अ नेचुरल रिसोर्स सिस्टम, हम यहाँ पे एक्वेरियम बोल रहे हैं तो ये आपका आर्टिफिशियल हो जाएगा। आपको नेचुरल समझना है तो यहाँ पे आप ओशंस लिख लीजिए, ठीक है, यहाँ पे आप लेक्स लिख लीजिए। ये सब आपका जो है नेचुरल रिसोर्स सिस्टम है, जिसमें आपको एबायोटिक फैक्टर्स भी मिलेंगे और बायोटिक फैक्टर्स भी मिलेंगे। इट इज अ क्लोज्ड सिस्टम, अगेन सेम ऑप्शन जो है वो गलत होगा यहाँ पे, इट इज अ ओपन सिस्टम, ठीक है। तो ये सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे पूछा है नॉट करेक्ट। Okay, so question number 5. Which one of the following is the best description of the term ecosystem? Ecosystem term को अगर मैं best describe करूँ तो क्या इसके लिए सही होगा? A community of organisms interacting with one another, ठीक है, एक दूसरे से interact कर रहे हैं. That part of the earth which is inhabited by living organism. A community of organism together with the environment in which they live, जिसमें वो रह रहे हैं, या flora and fauna of the geographical area. अब देखिए आपको ये याद रखना है, इकोसिस्टम में दो चीजें हैं जो सबसे मेन है, दैट इज फर्स्ट वन इज द एबायोटिक और दूसरा है बायोटिक। इसमें दोनों ही चीजें होनी चाहिए। आप इसको ही पूरा डोमिनेट कर देंगे तो भी आंसर गलत होगा और इसको भी पूरा डोमिनेट कर देंगे तो भी आंसर गलत हो जाएगा। दोनों का होना जरूरी है, ठीक है। फ्लोरा एंड फाउना दोनों आपके लिविंग ही है, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। इन अ कम्युनिटी इन ऑर्गेनिज्म टुगेदर विद द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव, इसको भी रुकते हैं। दैट पार्ट ऑफ द अर्थ विच इज इनहेबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्या धरती पे सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, क्या मिट्टी, क्या एयर या वाटर नहीं है बिल्कुल है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंटरैक्टिंग विद वन अनदर, कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, कम्युनिटी कब कहते हैं हम, एक मान लीजिए एक डियर की बात करें, ठीक है, या ह्यूमन की बात करते हैं, एक पर्टिकुलर बंदा, ठीक है, उसको हम कह रहे हैं ये वन इंडिविजुअल एक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। उसी जैसे कई सारे ह्यूमंस मिल गए,
एक ऑर्गेनिज्म, दूसरे ऑर्गेनिज्म, सेम सेम, ठीक है, तो इसको हम कहने लगे पॉपुलेशन। क्या कहने लगे? पॉपुलेशन, ठीक है। यानी कि एक, जैसे मान लीजिए मैं हूँ, ठीक है, तो एक बंदा है, तो उसके वैसे ही सेम दिखने वाले ह्यूमंस, एक मेल, कई सारे मेल्स एक साथ आ गए तो उसको हम कह रहे हैं पॉपुलेशन। कई सारे मेल्स एंड फीमेल्स एक साथ आ गए तो उसको हम कह रहे हैं पॉपुलेशन, ठीक है। अब ऐसे ही एक ग्रुप यहाँ पे है जिसमें 3 ऑर्गेनिज्म है, एक ग्रुप यहाँ पे है जिसमें 3 ऑर्गेनिज्म है, एक ग्रुप यहाँ पे है जिसमें 3 ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको ह्यूमंस हो गए, ये आपके फिशेस हो गए, ये आपके डियर्स हो गए, ठीक है, ये तीनों चीज़ है। अगर तीनों चीज़ अलग-अलग एक ही जगह पे हैं, तो उनको हम कहने लगेंगे कम्युनिटी। तो कम्युनिटी में भी तो हम तीनों लिविंग ऑर्गेनिज्म की ही बात कर रहे हैं, तो ये आंसर भी गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी सिर्फ लिविंग की बात हो रही है, सिर्फ बायोटिक फैक्टर की बात हो रही है। सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन, अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टुगेदर विद द एनवायरनमेंट जिसमें वो रहते हैं। वो कम्युनिटी और एनवायरनमेंट दोनों जब एक साथ रहते हैं, जिस जगह पे रहते हैं, उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। ये करेक्ट हो जाएगा। So question number 6, which of the following is an artificial ecosystem? अभी जो मैं आपको एग्जाम्पल बता रही थी, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम देखिए, यहाँ पे फॉरेस्ट को हम बना नहीं सकते, फॉरेस्ट अपने आप बनता है, ठीक है। ये आपका जो है नेचुरल इकोसिस्टम है। कैसा है? नेचुरल है। ग्रासलैंड, पूरा का पूरा ग्रास, इतना बड़ा बड़ा ग्रासलैंड है, कितनी कितनी जगह पे आपको बड़े बड़े ग्रासलैंड्स मिल जाते हैं जो कि ह्यूमन खुद से बना नहीं सकता, नेचुरल है। लेक, ये भी आपका नेचुरल है, ठीक है। राइस फील्ड, पूरा पूरा बनाते हो, एग्रीकल्चर, ठीक है, राइस फील्ड के जगह पे यहाँ पे लिखा होता एग्रीकल्चर, राइस फील्ड के जगह पे यहाँ पे सिर्फ फील्ड लिखा होता, या फिर यहाँ पे गार्डन लिखा होता, या यहाँ पे आपको ऑर्कैड लिखा होता, ठीक है। ये सारे जो हैं आपके आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के ही आंसर हैं, ठीक है। फार्मलैंड लिख दे, कुछ भी ऑप्शन आ जाए इसके अलावा, ठीक है। ह्यूमन मेड रिजर्वॉयर लिख दे, ह्यूमन मेड रिजर्वॉयर, ह्यूमन ने बनाया है, ठीक है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो ह्यूमंस ने खुद बनाई हो, खुद उसमें मेहनत की हो, वो सब का सब आपका आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो आर्टिफिशियल में आपके ये सारे आ जाएंगे जो यहाँ पे आपको ऊपर बताया गया है, ठीक है। नेचुरल इकोसिस्टम देखिए, यहाँ पे नेचुरल इकोसिस्टम में, नेचुरल इकोसिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 2, एक तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है और एक एक्वाटिक इकोसिस्टम। अगर ये आपसे पूछा जाए कि ओवरऑल इकोसिस्टम में सबसे ज़्यादा किसका परसेंटेज है इकोसिस्टम में, तो आपका नेचुरल इकोसिस्टम होगा। अगर इसमें नेचुरल इकोसिस्टम में पूछा जाए टेरेस्ट्रियल या एक्वाटिक में किसका सबसे ज़्यादा होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा एक्वाटिक। और अगर एक्वाटिक में पूछा जाए कि फ्रेश वाटर और मेरीन में से सबसे ज़्यादा किसमें डाइवर्सिटी होगी, तो आपका आंसर हो जाएगा मेरीन, अप्रॉक्सीमेटली 97%, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 97% ऑफ प्लैनेट्स वाटर, ठीक है। प्लैनेट्स का जो पानी है, हमारी धरती का जो पानी है, लगभग 97% तो मरीन ही है, ठीक है। बाकी 3% के अप्रॉक्स जो है वो आपके फ्रेश वाटर में आ गए, और उसमें से भी 70% 70% जो है वो यहाँ पे मेरीन इकोसिस्टम। अगर मैं एक्वेटिक की बात करूँ, एक्वेटिक को अगर मैं 100% मान के चलूँ, तो इसमें से लगभग 70% सिर्फ मरीन है। मरीन इकोसिस्टम अकेले 70% लेके चलता है, ठीक है। उतना ही ज़्यादा इसमें फोटोसिंथेसिस भी होता है, तो आपका हर चीज़ में आंसर मरीन ही होगा, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, तो इसका आंसर हो जाएगा राइस फील्ड, ठीक है। ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आए हुए हैं आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी सपोर्टेड बाय द एनवायरनमेंट इन एन गिवन एरिया इज नोन एज, ठीक है। अभी जस्ट आपको बताया, एक सिंपल इंडिविजुअल की बात करें, ऑर्गेनिज्म, ऐसे कई सारे आपको इंडिविजुअल मिल जा रहे हैं, आप कहने लगोगे पॉपुलेशन, ठीक है। ऐसे कई सारे आपको पॉपुलेशन मिल जाएंगे तो आप कहने लगोगे कम्युनिटी, ठीक है। ऐसे आपको कई सारे कम्युनिटी, और उसके साथ साथ आपको क्या मिल जाए कि एबायोटिक फैक्टर्स भी अगर आपको मिल जाए, तो आप कहने लगोगे इकोसिस्टम, क्योंकि इकोसिस्टम में तो आपको एबायोटिक फैक्टर्स मिले। यहाँ तक आपके बायोटिक चलेंगे, ठीक है, कम्युनिटी तक आप बायोटिक चलोगे। इकोसिस्टम में आपका एबायोटिक भी आ जाएगा और बायोटिक भी आ जाएगा। इकोसिस्टम के बाद आता है बायोस्फीयर, ठीक है। इकोसिस्टम के बाद आता है बायोस्फीयर। इकोसिस्टम में एबायोटिक भी आ गया, बायोटिक भी आ गया, उसके साथ एनवायरनमेंट, हमारे ये ट्रोपोस्फीयर, हमारे ये मीजोस्फीयर, सब कुछ, ये बायोस्फीयर आ जाएगा,
ठीक है, ये पूरा पूरे सबसे एक्सट्रीम लेवल यही है बायोस्फीयर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पॉपुलेशन क्या है, एक जैसे दिखने वाले, एक जैसे लोग, जैसे खूब सारे ह्यूमंस एक जगह इकट्ठा होगा हम कहेंगे पॉपुलेशन, खूब सारे डियर्स एक जगह इकट्ठा होगा हम कहेंगे डियर की पॉपुलेशन। ठीक है, ये पॉपुलेशन। ठीक, बेसिकली पॉपुलेशन क्या है, कंप्लीट सेट ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, सेकेंड है कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी होता है, कैरिंग कैपेसिटी का मतलब होता है जिसमें जिस लेवल पे मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज जिस लेवल पे, जैसे यहाँ पे आप आंसर देखिए कैरिंग कैपेसिटी में, यहाँ पे जो डायग्राम दिया हुआ है इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए कोई पर्टिकुलर मान लीजिए ये एक पॉट है, ठीक है, एक्वेटिक एक्वेरियम बनाया हुआ है मैंने, और इसमें मैंने जो है आपको 4-5 दाने डाल दिए, ठीक है, जिसको फिश खा रही है। ठीक, और मैंने एक फिश डाली, ये फिश ये पूरा खाना खा रही है। ठीक है, अब इसमें मैंने एक और फिश डाल दी। ठीक, अब ये एक और फिश के लिए भी इतना खाना सफिशिएंट है। तो ये मान लीजिए एक फिश जो है वो 3 दाने खाती है, दूसरी फिश रहेगी उसको भी 3 दाने खाएगी। लेकिन जब मैं तीसरी फिश डालूँगी इसमें, तो कॉम्पिटिशन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, कॉम्पिटिशन होना शुरू हो जाएगा और उसके साथ-साथ ये रिप्रोडक्शन भी तो करेंगे। अपना अपना जो नंबर है वो भी बढ़ाते जाएँगे फिशेज़। धीरे-धीरे नंबर बढ़ता जाएगा। नंबर तो बढ़ता जा रहा है, नंबर बढ़ता चला जाएगा, लेकिन क्या रिसोर्स भी बढ़ेगा? नहीं, रिसोर्स तो जितना है उतना ही है, रिसोर्स थोड़ी अपने आप बढ़ जाएगा, जो पॉपुलेशन है वो अपने आप इंक्रीज़ होगी। तो कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है, जब तक 1 से 2 आपकी फिशेज़ थी, उनके खाने के लिए भरपूर मात्रा था, तब तक तो ये लेवल बढ़ता चला गया। ये जो ग्राफ आप देख रहे हो तब तक बढ़ता चला गया है, ठीक है? लेकिन जैसे ही इसमें पॉपुलेशन इंक्रीज़ होता जाएगा, ऐसे समझो जैसे-जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ होता जाएगा, रिसोर्स कम नहीं हो रहा है, मैं यहाँ पे कम लिख रही हूँ लेकिन कम नहीं हो रहा है, रिसोर्स उतना ही है, ठीक है? बल्कि हाँ, कम भी हो रहा है क्योंकि वो लोग खा भी रहे हैं, ठीक है? तो पॉपुलेशन इंक्रीज़ होता जा रहा है, रिसोर्स कम होता जा रहा है, तो यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी स्टेबल हो जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा जब आपके 2 मैंने जब 2 फिशेज़ डाली थी, मैंने बोला था कि 1 फिश 3 ये डॉट्स खाएँगी, ठीक है? तो 1 फिश 3 डॉट खाएँगी, मैंने टोटल 6 डॉट बनाई। यानी कि इसका मतलब कि 2 फिश के लिए तो बराबर हो गए, 2 फिश तो यहाँ तक आ गए, स्टेबल हो गया। अब जैसे-जैसे पॉपुलेशन जो है बढ़ती चली जाएगी, रिसोर्स कम होता चला जाएगा, ये ग्राफ ऐसे डाउन होता चला जाएगा, ठीक है? सो दैट इज़ कैरिंग कैपेसिटी। जिस टाइम पे एक मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज़ होगा ऑफ स्पीशीज़ दैट दैट इन दैट एनवायरनमेंट दैट कैन सस्टेन, ठीक है? वो गिवन फूड या हैबिटेट जिस भी जगह पे वो रह रहे हैं, दैट इज़ कैरिंग कैपेसिटी। हमारा वो पड़ा हुआ रिसोर्स जिसके बल पे हम जो है एक कितने दिन हम ज़िंदा रह पा रहे हैं, ठीक है? क्योंकि उसके बाद तो कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज़ कैरिंग कैपेसिटी। तीसरा ऑप्शन है पिरामिड ऑफ नंबर एंड और बायोमास। पहले मैं ऑप्शन समझा दे रही हूँ, फिर आपको क्वेश्चन समझाऊँगी कि इसका आंसर क्या होगा। पिरामिड ऑफ नंबर और बायोमास का मतलब क्या है? पिरामिड का मतलब होता है एक सीक्वेंस, एक एक जियोग्राफिकल आप कह सकते हो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जिसमें वो ऑर्गेनिज्म का नंबर या उसका बायोमास बताता है इन ईच ट्रॉफिक लेवल, ठीक है? जैसे यहाँ पे पिरामिड ऑफ नंबर देखो, ठीक है? नंबर वर्सेस बायोमास। अब देखिए एक ट्री है, ठीक है? एक ट्री पे आपको कम से कम मान लीजिए खूब सारे आपको कैटरपिलर्स दिख गए, ठीक है? कितने कैटरपिलर्स दिख जाएँगे? कितने ज़्यादा कैटरपिलर्स? एक ट्री है, इसमें आपको कम से कम आपको मान लीजिए 100 कैटरपिलर्स दिख गए, ठीक है? अब 100 कैटरपिलर्स को खाने वाली जो ब्लू बर्ड है, वो आपको एप्रोक्सिमेटली मान लीजिए 20 हुई, ठीक है? लेकिन स्पैरो हॉक तो एक ही है, ठीक है? तो बेसिकली क्या हुआ 1 देन 100 देन 20 देन 1। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, एक जो नंबर है वो आपका इस तरीके से बढ़ रहा है। ये पिरामिड जो है इस तरीके से हो रहा है। अब आपको ये कलर नहीं दिख रहा है तो ये देखिए। ये जो आपको ये पिरामिड दिख रहा है वो इस तरीके से। तो नॉर्मली पिरामिड क्या है आपका, ये डिक्रीजिंग, आप ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए एक ट्री है, ठीक है? उस एक ट्री पे आपकी कम से कम मान लीजिए 50 बर्ड्स हैं और उन 50 बर्ड्स पे अप्रॉक्सिमेटली 100 इंसेक्ट्स हैं, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है 1 से 50, 50 से 100, यानी कि बेसिकली ये जो है अपराइट पिरामिड है। तो इस तरीके से नंबर के बेसिस पे आप पिरामिड बना रहे हो। बायोमास के बेसिस पे पिरामिड कैसे बना रहे हो देखिए, एक ओक ट्री है, इसका अगर मैं डेंसिटी देखूँ, इसका इसका वेट देखूँ तो डेफिनिटली इसका वेट काफ़ी ज़्यादा है। मान लीजिए कि इसका वेट अप्रॉक्सिमेटली 106 केजी है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अब जितनी भी कैटरपिलर्स है, जो 100 कैटरपिलर्स है, सबको जोड़ लो आप, ठीक है? सबको जोड़ लो आप, तो उसका अप्रॉक्सिमेटली उसका वेट जो है आप मान लीजिए इसका 50 केजी हो गया, ठीक है? 50 बहुत ज़्यादा बता रही हूँ, मान लीजिए 25 केजी हो गया, ठीक है? ब्लू बर्ड उससे कम ही होंगी, ठीक है? कम ही होंगे तो ब्लू बर्ड का हम मान लेते हैं कि इसका अप्रॉक्सिमेटली 10 केजी की टोटल जितने भी ब्लू बर्ड्स हैं वो सब होंगे, ठीक है? एक स्पैरो हॉक कितना भी होगा तो इससे भी तो कम वेट का ही होगा, ठीक है? मान लीजिए 5 केजी या जितने का भी है,
ठीक है। तो ये आपका जो है बायोमास के बेसिस पे, वेट के बेसिस पे यहाँ पे पिरामिड बन रहा है। तो यहाँ पे पिरामिड कैसे बन जाएगा? अगेन यहाँ पे पिरामिड अपराइट ही बनेगा। ठीक है, ये है। अगर बाय चांस ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा ऐसा पिरामिड है जिसका जो है ये हमेशा अपराइट ही रहेगा। देखिए, नंबर और बायोमास का, ठीक है, पिरामिड जो है वो ऐसा भी बन सकता है और ऐसा भी बन सकता है। इसको हम कहते हैं अपराइट और इसको हम कहते हैं डाउनवर्ड। ठीक है, अपवर्ड या डाउनवर्ड, ये अपवर्ड कहलाता है। अपवर्ड या डाउनवर्ड या अपराइट या डाउनवर्ड। ठीक है, तो नंबर कभी अपराइट या डाउनवर्ड बनता है, बायोमास कभी अपराइट या डाउनवर्ड बनता है, लेकिन पिरामिड ऑफ एनर्जी, एनर्जी का पिरामिड हमेशा ऑलवेज अपराइट ही रहेगा। यहाँ से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं आईएएस में। ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी का पिरामिड हमेशा अपराइट रहेगा। तो अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी सपोर्टेड, जितने भी नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म है जिसको एक एनवायरनमेंट सपोर्ट कर पा रहा है एक गिवन एरिया में, यानी कि सिर्फ उतना ही रहेगा, उससे ज्यादा हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगी। दैट इज कैरिंग कैपेसिटी, वो कैरिंग कैपेसिटी हो जाएगी। ठीक है, यही जस्ट अभी जो एक्सप्लेन किया, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ कैरिंग कैपेसिटी ओनली। ठीक है, question number 8, which one of the following terms describes not only the physical space occupied by an organism but also its functional role? कभी भी किसी भी ऑर्गेनिज्म की कम्युनिटी में अगर उसके फिजिकल स्पेस और उसके फंक्शनल रोल दोनों की बात की जा रही है तो आंसर हमेशा निश ही होगा। ठीक है, फिर भी सारी चीजें समझते हैं। इकोटोन, आंसर आपको पता चल गया। इकोटोन समझिए क्या होता है। अब मान लीजिए ये एक इकोसिस्टम है। ठीक है, मान लीजिए ग्रासलैंड इकोसिस्टम है। कौन सा इकोसिस्टम है? ग्रासलैंड। ठीक है, इसी ग्रासलैंड से लगा हुआ आपको एक बगल में एक और इकोसिस्टम दिख रहा है जिसको हम कह रहे हैं फॉरेस्ट इकोसिस्टम। ठीक है, तो ये वो एरिया है जहाँ पे ग्रासलैंड भी है और जहाँ पे फॉरेस्ट भी है। तो डेफिनेटली यहाँ की जो डाइवर्सिटी होगी, यानी कि यहाँ पे वेराइटी ऑफ ट्रीज या वेराइटी ऑफ ग्रासेस जो है, डेफिनेटली वो ग्रासलैंड या फॉरेस्ट दोनों से ज्यादा ही होगा, मैक्सिमम डाइवर्सिटी होगा। और इसी एरिया को हम इकोटोन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? इसी एरिया को हम इकोटोन कहते हैं। अब इसी में एक और पूछता है कई बार, एज स्पीशीज या एज स्पीशी, इस तरीके से पूछता है। एज स्पीशीज क्या होता है? ठीक है, वो ऑर्गेनिज्म जिसके वजह से, वो मान लीजिए कोई एक ट्री है, ठीक है, कोई एक फॉरेस्ट में कोई एक ट्री है जो यहाँ पे बहुत ज्यादा है, पहले एक थी, धीरे धीरे बहुत ज्यादा डोमिनेंट हो गई। ठीक है, द ऑर्गेनिज्म दैट अकर प्राइमरीली एंड मोस्ट अबेंडेंटली इन दिस जोन, इस पर्टिकुलर इस जोन की बात की जा रही है। तो जो भी सबसे ज्यादा है उसको आप कहोगे कि वो एज स्पीशीज है इस पर्टिकुलर हैबिटेट की, है इस पर्टिकुलर एरिया की, जिसको हम क्या कह रहे हैं? इकोटोन। सो दिस इज इकोटोन। ठीक है, निश का मतलब क्या होता है? निश को डिफाइन किया जाता है कैसे? रोल ऑफ ऑर्गेनिज्म प्लेज इन कम्युनिटी, प्लेज इन कम्युनिटी। बेसिकली बेसिकली निश क्या है? निश वो चीज़ है जैसे आप किसी एरिया में वहीं पे खाना खा रहे हो, ठीक है, वहाँ पे आप रह भी रहे हो, वहाँ पे आप रिप्रोड्यूस भी कर रहे हो, वहाँ पे आप दूसरे के साथ रिलेशनशिप में भी रह रहे हो। ठीक है, तो बेसिकली ये वो एरिया जहाँ पे आपका आपका खुद का रहने का आपका घर भी है और वहाँ पे आपका फंक्शनल रोल भी, यानी कि बेसिकली ऐसा समझो कि मान लीजिए आप घर से काम कर रहे हो, ठीक है, आप घर में रह भी रहे हो और अपना जो ऑफिस का काम है वो भी घर से कर रहे हो, तो आप कहोगे कि आपका जो घर है वो आपका फंक्शनल रोल भी हो रहा है, यानी कि वो आपका निश है। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपका एक पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे आप रह रहे हो लेकिन आप काम कहीं और करने जा रहे हो, तो ये आपका फंक्शनल रोल है। ठीक है, जहाँ भी आप काम करने जा रहे हो तो ये आपका निश कहलाएगा। ठीक है, तो फंक्शनल रोल वाला जो एरिया है उसको आप निश कहोगे। ठीक है, हैबिटेट अगर पूछे, हैबिटेट क्या है? तो हैबिटेट वो जगह है जहाँ पे हम घर बनाते हैं, वो एरिया जहाँ पे आप रहते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने पूछा आपसे कि कोई भी एक ऑर्गेनिज्म पूछ लिया, जैसे मान लीजिए ह्यूमन कहाँ रहते हैं, तो ह्यूमन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम वाले एरिया पे रहते हैं। ठीक है, या मैंने पूछा आपसे कि फिशेस कहाँ रहती है, तो आप कहोगे कौन सी फिशेस? मरीन फिशेस या फ्रेश वाटर फिशेस? तो वो कहाँ रहेंगी? मरीन वाटर में रहेंगी या फिर फ्रेश वाटर में रहेंगी। ठीक है, तो उनका वो घर है जहाँ वो रह रहे हैं, तो बेसिकली वो घर जहाँ पे वो पर्टिकुलर स्पीशी रह रहा है, दैट इज हैबिटेट। ठीक है, फोर्थ है आपका होम रेंज। होम रेंज क्या है? ये वो एरिया जहाँ पे आप अपना मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो स्पेंड करते हो। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है? कॉन्सेप्ट गिवन बाय W.H. बर्ड।
इन 1943। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट डब्ल्यू.एच. बर्ट ने दिया है 1943 में। तो होम रेंज क्या है? वो एरिया जहाँ पे अपना मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेंड करते हो। हैबिटेट वो जहाँ पे आप रहते हो। ठीक है, निश वो जहाँ पे आपका फंक्शनल रोल है, और इकोटोन तो सबसे अलग है जहाँ पे आपकी डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा है, बेसिकली मिड वाला पोर्शन, सो दैट इज इकोटोन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इकोलॉजिकल निश, जो आपका फंक्शनल रोल है। क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम कवर्स द लार्जेस्ट एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस? सबसे बड़ा एरिया कौन सा है? देखिए, यहाँ पे इकोसिस्टम मैंने अभी जस्ट आपको बताया था। इसी रिलेटेड क्वेश्चन पे दो बार आपको अगला वाला भी पेपर क्वेश्चन नंबर दिखेगा। यहाँ पे सबसे ज्यादा कौन है? मरीन इकोसिस्टम। मरीन इकोसिस्टम जो है अप्रोक्सीमेटली, अगर पूरा इकोसिस्टम की बात करें तो 70% तो मरीन इकोसिस्टम ही है। ठीक है, ये मरीन इकोसिस्टम लगभग 70% है। बाकी बाकी चीज़, यहाँ डेजर्ट हो गया, ये भी आपका टेरेस्ट्रियल ही है। ग्रासलैंड, ये भी आपका टेरेस्ट्रियल ही है। या माउंटेन, ये भी आपका टेरेस्ट्रियल। मेरीन आपका एक्वाटिक में आता है। एक्वाटिक सबसे ज़्यादा होता है, और अगर एक्वाटिक में भी पूछा जाए कौन, तो आंसर हो जाएगा मरीन। ठीक है, तो इसका आंसर है मरीन इकोसिस्टम। लास्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड? तो अगेन यहाँ पे ये तीनों ही आपके टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आते हैं। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आते हैं। जो लास्ट है आपको, जो फर्स्ट है आपका, दैट इज ओशन, ये आपका आ जाएगा। ये एक्वाटिक इकोसिस्टम, आप ऐसे भी आंसर कर सकते हो कि एक्वाटिक इकोसिस्टम है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इकोसिस्टम, सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी, लार्जेस्ट इकोसिस्टम है। ओशन वैसे भी बहुत बड़ा है। अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं वाटर की बात करूँ तो लगभग आपका 97% वाटर सरफेस से हमारी धरती भरा हुआ है। तो यहाँ से भी आपका आंसर ये निकल सकता है। सो विद दिस, थैंक यू।